सबसे पहले एक बेहद हैरान करने वाला वीडियो हम आपको दिखाएंगे और ये वीडियो वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का ये वीडियो है जहां पर सरेआम राप्ती नदी में पीपीई किट पहनकर एक शख्स शव फेंकता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें देखिए, वीडियो वायरल हो रहा है। ये 29 मई की शाम का बताया जा रहा है। उस वक्त पुल पर अच्छी खासी चहलकदमी है, गाड़ियां आ जा रही है वहां पर। ठीक उसी वक्त दो लोग शव लेकर आए, राप्ती नदी में शव फेंक कर वहां से चले गए। बिना पीपीई किट में जो शख्स आपको नजर आ रहा है वो शमशान कर्मचारी है। बाद में उसी ने बताया कि पहले दाह संस्कार के लिए शव को ले जाया गया था, लेकिन बाद में परिजनों ने कहा कि जल में प्रवाह करना है। अब यहां पर सवाल प्रशासन पर उठता है, जिन्होंने कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए शव को घर वालों को सौंप दिया। यहाँ पे हाथ लेके गए उधर बीच में, तो हमसे बोले कि मतलब हमको यहाँ पर काम है। हमने कहा ठीक है। तो हम इस साइड में हम खड़े थे, उस टाइम में मतलब चेन खोलकर 2 पत्थर डालकर उनको नीचे गिराया गया। वो बीच में गिरे, डूब गए और वो गाड़ी घुमा के चले गए। मीडिया पर शव को नदी में फेंकने का जो वीडियो वायरल हुआ है, उस संदर्भ में जांच करने पर यह बात प्रकाश में आई है कि यह प्रेमनाथ मिश्रा जी शोहरतगढ़ सिद्धार्थ नगर के रहने वाले थे। दिनांक 25 मई को इनको भर्ती किया गया। दिनांक 28 मई को इनकी मृत्यु हो गई। शव को कोविड प्रोटोकॉल के तहत इनके रिश्तेदारों को सुपुर्द कर दिया गया था। वीडियो के संदर्भ में प्रथम दृष्टया यह बात प्रकाश में आ रही है कि इनके परिजनों द्वारा शव को नदी में गिरा दिया गया है। इस संदर्भ में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है। शेष कार्रवाई की जा रही है। और अब हम आपको देश का डाटा दिखा देते हैं। आखिर पिछले 24 घंटे में किस तरीके से कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे थोड़ी कम हो रही है और इसीलिए विचार ये किया जा रहा है कि अनलॉक की प्रक्रिया पर विचार किया जाए और उसको शुरू किया जाए। फिलहाल 24 घंटे की बात करते हैं। 1,65,553 नए मामले दर्ज किए और बीते 1.5 महीने की बात करें तो नए केस का ये सबसे कम आंकड़ा है। यहां पर ठीक होने वाले मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही। 24 घंटे में 2,76,309 मरीज ठीक हो गए हैं। हालांकि जो चिंता है वो मौत के आंकड़े को लेकर है, क्योंकि वो आंकड़ा डरा रहा है। 24 घंटे की बात करें तो 3,460 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है। कोरोना के घटते केसों के बीच दिल्ली समेत कई राज्यों ने सोमवार से अनलॉक का प्लान कर लिया है। इस बीच ये देखिए दिल्ली का हाल क्या है। 24 घंटे की बात करें तो 1000 से कम मामले 956, ठीक होने वालों की संख्या 2000 से ज्यादा 2380, मौत 122। इसी तरीके से महाराष्ट्र में 20,295 मामले पिछले 24 घंटे में, ठीक होने वालों का आंकड़ा यहां भी ज्यादा 31,964 है, लेकिन डरा रहा है मौत का आंकड़ा। 443 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है। तो 2 महानगरों की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, जिसमें मुंबई है, दिल्ली है। मुंबई का हाल देख लीजिए, 1000 से ज्यादा मामले 1038 केस। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 956। मुंबई में 25 लोगों ने अपनी जान गंवाई। दिल्ली में 122 लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई। पिछले 24 घंटे का आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं और इस हिसाब से पिछले 24 घंटे की बात करें तो महाराष्ट्र में अभी भी सबसे ज्यादा केस है। कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, बंगाल और यूपी, ये क्रमवार केसेस के हिसाब से दिल्ली, राजस्थान, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड लगातार मामले किस कदर कहां पिछले 24 घंटे में वो आपको दिखा रहे थे। कोविड-19 का संक्रमण उत्तर प्रदेश में तेजी से घटा है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री ने संकेत दिया है कि कोरोना कर्फ्यू में अब ढील दी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक योगी सरकार जिला प्रशासन को यह अधिकार दे सकती है कि जिले में कोरोना के हालात को देखते हुए छूट दी जाए। सूत्रों के मुताबिक अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान शादी का सामान बेचने वाले, कपड़ों की दुकानदार, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, मोबाइल रिपेयरिंग के काम में जुटे हुए लोग और इसके अलावा कुछ ऐसे लोग जो जरूरी सेवाओं के साथ जुड़े हैं, उनको फिलहाल थोड़ी राहत दी जा सकती है। रेस्टोरेंट खोलने पर भी विचार किया जा सकता है। निजी दफ्तरों की बात करें तो 33% क्षमता के साथ उनको भी मंजूरी मिल सकती है, लेकिन शॉपिंग मॉल, फिल्म थिएटर, स्पा, सलून, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। किसी तरह की कोई खेल गतिविधि भी नहीं हो सकेगी।
तो कोरोना संक्रमण के कम होते आंकड़ों के बीच राज्यों में जारी कोरोना कर्फ्यू में ढील देने को लेकर विचार हो रहा है और कई राज्यों ने इसके संकेत भी दिए हैं। कोरोना कर्फ्यू को धीरे धीरे हटाना है। ये कौन हटाएगा? आप हटाओगे। कैसे हटाएंगे आप तय करोगे। जिले में क्या करना है, जिले का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बैठेगा। अभी हम यहां से गाइडलाइन भेज रहे हैं, वो गाइडलाइन आपके पास पहुंचेगी। वो गाइडलाइन आपकी मार्गदर्शिका के रूप में काम करेगी, लेकिन अंततः फैसला आप करोगे वहां की परिस्थिति को देख के। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और दो एक्टिविटीज कल इंडस्ट्रीज अनाउंस की थी कि ये दोनों खुल सकती हैं, क्योंकि सबसे गरीब तबका जो प्रवासी मजदूर है वो सबसे ज्यादा यहीं पे काम करता है और लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा गरीब लोगों को दिक्कत होती है। धीरे धीरे आने वाले हफ्तों में जैसे जैसे केसेस कम होंगे, आज जो पिछले 24 घंटे में लगभग 900 केस आए हैं, पहली बार 1000 से कम केस हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे जैसे केस कम होंगे हम और अनलॉकिंग करेंगे। जहां दुनिया के तमाम देश लॉकडाउन में हैं, तमाम राज्यों में भी पूर्ण लॉकडाउन है, उत्तर प्रदेश में श्रमिकों को बचाते हुए उद्योगों का संचालन करना, खेतीबाड़ी का कार्य किसानों को पूरे सुरक्षा कवच देते हुए खेतीबाड़ी का कार्य अनवरत रूप से चलना, कुछ छूट देते हुए उसको फिर से दोबारा 1 सप्ताह के लिए बढ़ाया जा रहा है, अर्थात 7 जून तक प्रातःकाल 5 बजे तक। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा, तो इसमें सबसे पहले जो दुकानें खुलने का समय है उसको जो पहले 7 बजे से 12 बजे तक था, कुछ रिप्रेजेंटेशन हमको मार्केट्स के मिले जिन्होंने कहा कि सवेरे चाहे थोड़ा लेट कर दें लेकिन दोपहर तक या दोपहर बाद थोड़ा समय तक और खोला जाए, तो इसका समय बदल करके 9 बजे से और 3 बजे तक ये किया जाएगा। जम्मू कश्मीर देश का पहला ऐसा क्षेत्र बन गया है जहां पर कोरोना वायरस के खिलाफ लगने वाली वैक्सीन लोगों को घरों के भीतर जाकर दी जा रही है। हेल्थ वर्कर्स का उत्साह बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने उनकी तनख्वाह भी बढ़ाई है और जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी अशरफ आनी। कश्मीर में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन की मुहिम ने रफ्तार पकड़ी है। न सिर्फ अब घर जा जाकर हेल्थ वर्कर्स लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं, बल्कि कुछ ऐसे हेल्थ वर्कर भी हैं जो जान जोखिम में डालकर और कठिनाइयां उठाते हुए लोगों को कोरोना वायरस से बचा रहे हैं। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने तमाम मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स जो कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जम्मू कश्मीर में काम करते हैं, उनका वेतन बढ़ाया है ताकि उनकी न सिर्फ सहायता हो बल्कि उनका उत्साह भी बढ़े। तो पूरे हमारे इंडिया में पहला डिस्ट्रिक्ट है जहां ये मुहिम स्टार्ट की गई है, शुरू की गई है यहाँ, तो इसकी मैं ज़बरदस्त वेलकम करता हूँ। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट का कि इन्होंने घर घर जाकर इस मुहिम का आगाज़ किया है यहाँ बांडीपोरा में। मेरा फर्स्ट डोज है। इसमें तो मैं जितने भी आज तक सुना है, चाहे हिंदुस्तान से सुना, चाहे अपने श्रीनगर से सुना या बांडीपोरा से सुना, कहीं भी सुना है, बहुत ही अच्छा है। और इस वक्त हमारी टीम जो है घर घर घूम रही है। मुझे भी यहाँ अपने घर में वैक्सीन किया है क्योंकि मुझे टाइम नहीं था, ये बेचारे घर में ही आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में एक बार फिर से दोहराया कि भारत कोरोना की जंग जरूर जीतेगा। उन्होंने कोरोना वॉरियर्स को सलाम किया। मेरे प्यारे देशवासियों, चुनौती कितनी ही बड़ी हो, भारत का विजय का संकल्प भी हमेशा उतना ही बड़ा रहा है। देश की सामूहिक शक्ति और हमारे सेवा भाव ने देश को हर तूफान से बाहर निकाला है। हाल के दिनों में हमने देखा है कि कैसे हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस और फ्रंटलाइन वॉरियर्स, उन्होंने खुद की चिंता छोड़कर दिन रात काम किया और आज भी कर रहे हैं। इस सब के बीच कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी कोरोना की सेकेंड वेव से लड़ने में बहुत बड़ी भूमिका रही है। मुझसे मन की बात के कई श्रोताओं ने नमो ऐप पर और पत्र के द्वारा इन वॉरियर्स के बारे में चर्चा करने का आग्रह किया है। साथियों, जब सेकेंड वेव आई
अचानक से ऑक्सीजन की मांग कई गुना बढ़ गई तो बहुत बड़ा चैलेंज था। मेडिकल ऑक्सीजन का देश के दूर सुदूर हिस्सों तक पहुंचाना अपने आप में बड़ी चुनौती थी। ऑक्सीजन टैंकर ज्यादा तेज चले, छोटी सी भी भूल हो तो उसमें बहुत बड़े विस्फोट का खतरा होता है। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाले काफी प्लांट देश के पूर्वी हिस्सों में हैं। वहां से दूसरे राज्यों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भी कई दिन का समय लगता है। देश के सामने आई इस चुनौती में देश की मदद की क्रायोजेनिक टैंकर चलाने वाले ड्राइवर्स ने, ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने, एयरफोर्स के पायलट्स ने, ऐसे अनेकों लोगों ने युद्ध स्तर पर काम करके हजारों लाखों लोगों का जीवन बचाया। कोरोना की शुरुआत में देश में केवल एक ही टेस्टिंग लैब थी, लेकिन आज 2500 से ज्यादा लैब्स काम कर रही हैं। शुरू में कुछ 100 टेस्ट एक दिन में हो पाते थे, अब 20 लाख से ज्यादा टेस्ट एक दिन में होने लगे हैं। अब तक देश में 33 करोड़ से ज्यादा सैंपल की जांच की जा चुकी है। ये इतना बड़ा काम इन साथियों की वजह से ही संभव हो रहा है। कितने ही फ्रंटलाइन वर्कर्स सैंपल कलेक्शन के काम में लगे हुए हैं। संक्रमित मरीजों के बीच जाना, उनका सैंपल लेना, ये कितनी सेवा का काम है। अपने बचाव के लिए इन साथियों को इतनी गर्मी में भी लगातार पीपीई किट पहन के ही रहना पड़ता है। इसके बाद ये सैंपल लैब में पहुंचता है। अपनी सरकार के 7 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी उपलब्धियों का पिटारा खोला। उन्होंने कहा कि देश अब किसी के दबाव में नहीं आता। इन 7 वर्षों में जो कुछ भी उपलब्धि रही है वो देश की रही है, देशवासियों की रही है। कितने ही राष्ट्रीय गौरव के क्षण हमने इन वर्षों में साथ मिलकर अनुभव किए हैं। जब हम ये देखते हैं कि अब भारत दूसरे देशों की सोच और उनके दबाव में नहीं, अपने संकल्प से चलता है, तो हम सबको गर्व होता है। जब हम देखते हैं कि अब भारत अपने खिलाफ साजिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देता है, तो हमारा आत्मविश्वास और बढ़ता है। जब भारत राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समझौता नहीं करता, जब हमारी सेनाओं की ताकत बढ़ती है, तो हमें लगता है कि हाँ, हम सही रास्ते पर हैं। साथियों, मुझे कितने ही देशवासियों के संदेश, उनके पत्र देश के कोने कोने से मिलते हैं। कितने ही लोग देश को धन्यवाद देते हैं कि 70 साल बाद उनके गांव में पहली बार बिजली पहुंची है। उनके बेटे बेटियां उजाले में, पंखे में बैठ करके पढ़ रहे हैं। कितने ही लोग कहते हैं कि हमारा भी गांव अब पक्की सड़क से शहर से जुड़ गया है। मुझे याद है, एक आदिवासी इलाके से कुछ साथियों ने मुझे संदेश भेजा था कि सड़क बनने के बाद पहली बार उन्हें ऐसा लगा कि वो भी बाकी दुनिया से जुड़ गए हैं। ऐसे ही कहीं कोई बैंक खाता खोलने की खुशी साझा करता है, तो कोई अलग अलग योजनाओं की मदद से जब नया रोजगार शुरू करता है, तो उस खुशी में मुझे भी आमंत्रित करता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिलने के बाद गृह प्रवेश के आयोजन में कितने ही निमंत्रण मुझे हमारे देशवासियों की ओर से लगातार मिलते रहते हैं। इन 7 सालों में आप सबकी ऐसी करोड़ों खुशियों में मैं शामिल हुआ हूं। तो मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर बीजेपी आज जश्न नहीं मना रही। आज सेवा दिवस के रूप में इसको मनाया जा रहा है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मौके पर कहा कि बीजेपी राजनीति नहीं, सेवा करती है। अगर हम बात करें तो वैक्सीन की, तो हम जानते हैं कि कोई भी दवा जब बनती है, वैसे मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो लोग आज वैक्सीन पर हल्ला कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को जब वैक्सीन वो बना रहे थे उसके लिए भारत के उद्यमियों को प्रेरित कर रहे थे, जब रिसर्च के लिए वो उसको प्रेरित कर रहे थे,
तो हर तरीके से भारत के मोराल को तोड़ने का काम विपक्षी पार्टियों ने किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बड़ी बड़ी बातें कही थी, हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ ना कुछ कहा था, और जब संक्रमण काल आया तो उस समय सारे का सारा विषय केंद्र सरकार करे इस तरीके से रख दिया। इनकी कोशिश रहती है कि जनता को गुमराह किया जाए, जनता को बरगलाया जाए, जनता को रास्ते से भटकाया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत ही मैच्योर कार्यकर्ता है। इतने ये आपदा एक शताब्दी में एक बार आई, ऐसी आपदा में जहां 3000 मेट्रिक टन हम ऑक्सीजन बनाते थे, वहां हम 9440 मेट्रिक टन ऑक्सीजन बनाने लगे, और एक हफ्ते में सभी को थल के द्वारा, रेल के द्वारा, जहाज के द्वारा, हवाई जहाज के द्वारा, हर तरीके से एक सप्ताह के अंदर ऑक्सीजन को यथास्थान पर पहुंचाने की योजना करके उसको कार्यरत किया है। यह हमारी सरकार ने किया, यह हम सब लोग जानते हैं। तो मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो गए हैं और इसको सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हम आपको यूपी की तस्वीरें दिखाते हैं। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी की प्रदेश इकाई उत्तर प्रदेश के लगभग 23,300 गांव में सेवा ही धर्म इसके तहत अभियान चलाते हुए कोरोना के इस काल में लोगों की मदद करते हुए सेवाश्रम कर रही है। हम मौजूद है लखनऊ के महानगर क्षेत्र में, जहां आप देख सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह इस वक्त सैनिटाइजर और मास्क बांट रहे हैं और यहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। ऐसा ही बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं, सांसद हैं, पदाधिकारी हैं, वो अलग अलग गांवों में पहुंच करके इस तरीके से सेवा कर रहे हैं और उनका मानना है कि इसके जरिए ही हो सकता है। बात करते हैं स्वतंत्र देव जी, आज आप यशस्वी, तेजस्वी देश के जन सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 7 वर्ष कार्यकाल पूर्ण होने पर अवसर पर देश के अंदर सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और उधर कांग्रेस ने मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर हमला बोला है। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ये 7 साल आपराधिक भूल। 7 साल से मेरा देश भुगत रहा है क्योंकि मोदी सरकार ने गरीबी पर नहीं, गरीबों पर वार किया है। 7 साल में 23 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा के नीचे चले गए और लगभग 3.25 करोड़ भारतीय मध्यम वर्ग की श्रेणी से ही बाहर हो गए। 7 साल में मेरा देश भुगत रहा है क्योंकि कोरोना महामारी के बीच लाखों जिंदगियां सिसक कर दम तोड़ रही हैं। शमशान और कब्रिस्तान अटे पड़े हैं। न ऑक्सीजन है, न जीवन रक्षक दवाएं, न वेंटिलेटर है, न आईसीयू, न वैक्सीनेशन, और मोदी सरकार पूरी तरह से गुमशुदा है। मेरा देश भुगत रहा है क्योंकि 7 साल में बेरोजगारी डबल आंकड़ा पार कर 11.3% हो गई। पिछले 1 साल में 12 करोड़ 20 लाख लोगों की रोजी रोटी चली गई। अकेले अप्रैल 2021 में 74 लाख लोगों ने रोजगार खो दिया। मेरा देश भुगत रहा है क्योंकि महामारी, महंगाई और मोदी सरकार तीनों ही देशवासियों के दुश्मन बने बैठे।